हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आई एम हेयर विद न्यू टॉपिक दैट इज़ ऑन डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस के बारे में। एज यू नो गाइस, मैं 2 वीडियोस पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लेना, बिकॉज अगर आपको बेसिक क्लियर होंगी तभी आगे समझ आएगा। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। इसमें हम फर्स्टली बात करेंगे रेजिडुअल अप्रोच। क्या होता है रेजिडुअल अप्रोच? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिविडेंड डिसीजन हैज नॉट इफेक्ट। देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इररिलेवेंस, जैसे कि मैंने आपको रिलेवेंस में कहा था कि वो चीज़ें रिलीवेंट है, मतलब कि इफेक्ट करती हैं। इररिलेवेंस से मतलब कि उन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि आज हम इसमें बात करेंगे फर्स्टली रेजिडुअल अप्रोच। इसमें यही कहा क्या कि नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर शेयर की वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और प्राइस ऑफ द शेयर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या होगी? इररिलेवेंट होगी। जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इररिलेवेंट ही कहेंगे। ओके, कह रहे कि जो ये थ्योरी है ना, ये क्या बोलते हैं कि जो डिविडेंड डिसीजन आर मेयरली एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। रेजिडुअल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे डिविडेंड डिसीजन है वो सिर्फ एक पार्ट है किस चीज़ का? फाइनेंसिंग डिसीजन का। बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं जो अर्निंग अवेलेबल है या तो हम वो रख लें, किसके लिए रखेंगे? री इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अगर हमें फंड रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या कर देंगे? मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अगर चाहिए तो रख लेंगे, नहीं चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज डिविडेंड। दस, डिसीजन टू पे डिविडेंड, या फिर उन्हें पे करना है डिविडेंड या फिर रिटेन करना है। क्या है ये क्या है? रेजिडुअल डिसीजन है। मतलब ये हमारे घर की बात है, हमारी मर्जी है, हम देना चाहें तो दे सकते हैं, जरूरत है तो रख लें। किसके लिए? फर्दर उसको क्या करने के लिए? इन्वेस्ट करने के लिए। अगर नहीं चाहिए, अगर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच एमएम मॉडल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्टली इससे क्वेश्चन आता ही है एंड जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी। सो हम बात करते हैं इसमें क्या बोलते हैं। दे मेंटेन दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नॉट इफेक्ट। वही बात है, अब जब इररिलेवेंस की बात है तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये क्या है, नॉट इफेक्ट की बात करेगा। कहते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे एंड वैल्यू ऑफ द फर्म पे। कहते हैं कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कहते हैं कि जो प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, देखो प्राइस ऑफ शेयर पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर हम बात करें ना वैल्यू ऑफ फर्म की, कहते हैं जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना, कहते हैं कि वो डिटरमाइन की जाती है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म से। मीन्स ये अगर हमें मार्केट वैल्यू देखनी है, कहते हैं कि वो सिर्फ डिविडेंड डिसीजन पे थोड़ा डिपेंड करती है, वो तो डिपेंड करती है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म और इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मीन्स ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं कि जो एमएम अप्रोच है किससे बात करती है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फोकस करती है कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है उस पर फोकस करेगी। ओके गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एमएम अप्रोच किसकी बात करती है? वैल्यू ऑफ शेयर। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एमएम मॉडल द वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय द, ऑप्शन में आ सकते हैं कुछ ऑप्शन, तो आपको आंसर क्या चूज करना है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कहते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ अर्निंग है बिटवीन रिटेंशन एंड डिविडेंड मे बी इन द एनी मैनर। कहते हैं कि हम वो किसी भी मैनर में कर लें, मतलब कि रखें, दें, ना दें, डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। कहते हैं कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब इसकी कुछ अजम्पशन है। जैसा कि मैंने को बताया था लास्ट वीडियो में कि हम कोई भी मॉडल की बात कर रहे हैं उसकी कुछ अजम्पशन होंगी, वो लेके चलेंगे। ठीक है, इसकी भी कुछ अजम्पशन है। नंबर 1 इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है? परफेक्ट है। देखो गाइस, यहाँ से अजम्पशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है और आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो कई बार क्वेश्चन आता है ना, अगर हमने नहीं पढ़ी होती तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी अजम्पशन नहीं है। अब वहाँ पे हम थोड़े कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो गाइस, अगर हमें सारी अजम्पशन पता होंगी तो हम ईजिली आंसर कर पाएंगे। इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, कहते हैं जो इन्वेस्टर है ना वो बिहेव करते हैं रैशनली। कहते हैं उसे पता है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि वो उसे डिविडेंड देंगे तभी वो खुश होगा, उसे भी तो पता है ना कि फर्म ग्रोथ के लिए ही पैसा रख रही है। मीन्स क्या है, इन्वेस्टर कहते हैं कि रैशनली बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड दोगे तभी खुश होंगे और उसी से उसके मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट। कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अवेलेबल होती है सबको विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब कि उन्हें भी पता है ना कि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबको पता है ये चीज़। और हम
अगर वहाँ से नहीं लेंगे पैसा तो बाहर से उठाएंगे, जब हम बाहर से लेंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे तो उससे भी तो कॉस्ट बढ़ेगी ही। ओके, अब उसके लिए हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई हम बाहर से पैसे उठा रहे हैं, उन्हें क्या पता, उन्हें पता है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की। ओके, देयर आर नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कहते हैं कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है क्या फ्लोटेशन कॉस्ट अप्रोच की एजम्पशन में पूछ रखा है। देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब हम शेयर इशू करते हैं उसकी जो कॉस्ट आती है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। ओके, नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर ना इतना लार्ज नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को अफेक्ट कर दे। ओके गाइस, इसका मीनिंग क्या है कि देखो हम बोलते हैं क्या कि अगर मान लो कि हम डिविडेंड नहीं देते तो क्या है, कुछ शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा, उससे उन्हें लगेगा कि मार्केट वैल्यू क्या है, डाउन जा रही है, तो उसके बेस पे हम बोलते हैं ना कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, मतलब कि उन्हें डिविडेंड नहीं मिल रहा, उससे क्या होगा, वैल्यू डाउन जा रही है। लेकिन कहता है कि क्या कि डिविडेंड ना देने से सिर्फ अब एक आधा शेयर होल्डर समझ ले, ऐसे समझ भी ले, तो वो कोई भी ना शेयर होल्डर इतने लार्ज इनफ नहीं होते कि हमारी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को ही अफेक्ट कर दें। ओके, देयर आर नाइदर आइदर नो टैक्सेस और देर आर नो डिफरेंसेज इन द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। देखो वैसे तो ये कहता है कि या तो टैक्सेस है ही नहीं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कभी भी, कहते हैं या फिर होंगे भी सही ना, नो डिफरेंसेज इन द रेट एप्लीकेबल टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। अब देखो वैसे तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई अगर हम डिविडेंड पे देंगे ना तो कम टैक्स लगता है और कैपिटल गेन पे ज़्यादा टैक्स लगता है, तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस आ सकता है डिविडेंड डिसीजन से, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। हमारी ये मान्यता है, हमारी ये एजम्पशन है कि जो टैक्स रेट हैं जो एप्लीकेबल होती है डिविडेंड पे और कैपिटल गेन पे, उन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सिमिलर है। द फर्म हैज़ रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फर्म की क्या है, रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू द फ्यूचर ऑफ द फर्म। वैसे तो देखो गाइस, जैसे कि हमने जो मॉडल पढ़ा था रिलीवेंस का, उसमें हमने ये देखा था क्या कि फ्यूचर में क्या होता है, रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है कि फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या एजम्पशन लेके चलनी है कि देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क यहाँ पे नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ एमएम। क्या बोलते हैं ये, कहते हैं कि जो एमएम है ना, इन सपोर्ट ऑफ देयर हाइपोथेसिस इज व्हाटएवर इंक्रीज, देखो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, वट एवर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म रिजल्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कहते हैं मतलब कि हमारी वैल्यू सपोज थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, ठीक है, मीन्स अब देखो इतनी वैल्यू है, ठीक है, इतनी वैल्यू है, ध्यान रखना। अब मैंने जब डिविडेंड दिया ना, इतनी सी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, इतनी वैल्यू बढ़ गई, किससे बढ़ गई, क्योंकि मैंने डिविडेंड दिए। कहते रिजल्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इतनी वैल्यू बढ़ गई, हो सकता है, कहते हैं लेकिन विल एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। लेकिन अब देखो गाइज, मुझे पैसा तो चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, कोई मशीनरी लगानी है, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, तो डिविडेंड के पैसे रखें, रिटेनर नहीं रखें, वो लगाएं, या फिर बाहर से उठाना पड़ेगा, ठीक है। दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं ना, कि या तो हम अपनी क्या करें, अपने जो खर्चे हैं वो थोड़े कम करके, या फिर अपनी सेविंग करें, उससे कोई चीज़ परचेज करें, या फिर लोन वगैरह पे लें, ईएमआईज पे करें, ठीक है। दो ही ऑप्शन होते हैं, ऐसी कंपनी के पास भी दो ही ऑप्शन होते हैं मेनली, क्या कि या तो वो पैसा प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके रिटेनर नहीं रख ले, या फिर बाहर से उसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, उठाना ही पड़ेगा पैसा। तो देखो गाइस, कहते हैं कि जब हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे ना, ठीक है, इससे इतनी वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन कहते हैं उतनी ही वैल्यू, मतलब कि उतनी ही वैल्यू जितनी बड़ी है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या हो जाएगा, सिमिलर ही रह जाएगी, ठीक है। देखो गाइस, देख रहे हो आप यहाँ पे सिमिलर रहेगा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको बताने के लिए, भाई जितनी बड़ी उतनी ही कम होगी उसकी वजह से, तो एग्जैक्टली क्या होगी, ऑफसेट होगी यहाँ पे, ठीक है। ये मेन रीजन है कि क्यों हमारी जो मार्केट वैल्यू है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, नो चेंज इन द टोटल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, भाई शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई चेंज नहीं आया। ओके, अब देखो, अब हम इसका फॉर्मूला दे रखा है कि हम कैसे निकालते हैं प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब देखो हमारे पास क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो फ्यूचर का प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस क्या होने वाला है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। ओके, कैसे देख सकते हैं, इक्वेशन दिया हमें क्या, P0 यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड में प्राइस क्या है वो हम कैसे निकालेंगे, D1 दैट इज डिविडेंड, कि डिविडेंड कितना है। ओके, डिविडेंड टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब उसमें हम ऐड कर देते हैं प्राइस 1, P1 क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड।
कि भाई जो हमारा देखो जो हमें एंड में मिलेगी अब का जो प्राइस है वो हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट में जाके प्राइस होने वाला है वो प्लस में, अब वो तो मिलेगा ही मिलेगा एंड में जाके प्राइस, प्लस क्या मिलेगा आपको डिविडेंड मिलेगा, तब का जो प्राइस है वो मिलेगा प्लस में डिविडेंड, और डिवाइड कर देते हैं हम उसको किससे 1 प्लस के ई क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये तो आप सबको याद हो ही गया होगा कि ये क्या होता है। ओके गाइज, देखो गाइज क्या होता है P0 क्या है अब का प्राइस है, P0 क्या है अब का प्राइस है, और जो हम P1 निकाल रहे हैं वो क्या है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब यहीं से अगर मान लो कि मुझे P1 की वैल्यू निकालनी है, मैं वो भी निकाल सकती हूँ कैसे, अब जो ये देखो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको उधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर जो ये D1 है ये क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ओके देखो गाइज हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ मैथमेटिकल है ये, तो क्या आपने P0 ये वाला वहाँ पे क्या लेंगे 1 प्लस के वहाँ लेंगे, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो D1 यहाँ प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सिंपल है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइज अब देखो नेक्स्ट चीज़ में कुछ बातें और कह गई हैं, नॉर्मली वैसे जो क्वेश्चन आता है आपका इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज के लिए कुछ और बताना चाहूँगी। क्या जो हाइपोथेसिस है कैन बी एक्सप्लेन इन अनदर फॉर्म ऑल्सो, अनदर फॉर्म भी हो सकते हैं, क्या प्रिज्यूम करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, न्यू इशू भी कर सकते हैं इक्विटी शेयर। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर है टू बी इश्यूड कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है एम, एम यहाँ पे क्या है कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। ओके एम निकालना है हमें, कितने नंबर ऑफ शेयर हमें इशू करने होंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि आई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है, दैट इज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब उसको हमने क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड, कितनी अर्निंग कितनी हुई है उसमें से हमें लेस करना होगा क्या, जो हमने डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड तो दे दिया, अब डिविडेंड देंगे और कितना उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब कि जितना दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। ओके उसको हम डिवाइड करेंगे किससे P1। ओके P1 क्या है आपका मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड। ऐसे फर्दर अगर मान लो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, देखो गाइज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का ही फॉर्मूला है, आपको क्या करना है सिंपल एन क्या है नंबर ऑफ शेयर जितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जितने हमारे प्राइस है, देखो यहीं से आ गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी भाई मेरे पास नंबर ऑफ शेयर इतने हैं उसके मल्टीप्लाई एक शेयर का प्राइस इतना है, ठीक है, तो उससे हमारी क्या आ गई आपकी आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म, वही वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगी। अब उसको निकालेंगे कैसे, उसको निकालने का फॉर्मूला आपको दे रखा है क्या, पहले हम क्या कर देंगे एन प्लस एम, भाई कितने नंबर ऑफ शेयर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितने हैं और कितने हमने नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड उसमें ऐड कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे P1 से कि मार्केट प्राइस कितना है एंड में कितना है। ओके माइनस करेंगे हम उसमें से क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है माइनस उसमें से अर्निंग कितनी हुई है टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म। ओके और उसको डिवाइड किससे करना है कितनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 1 प्लस के से। ओके गाइज तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो गाइज मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, अब एग्जाम्पल देखो अब ये तो ऑब्वियस ही बात है आप में जो क्वेश्चन आते हैं वो छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन ऐड किया है वो सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि आपको जो मैंने कंसेप्ट कराया है वो मैं उसको क्लियर कर सकूं और आपको समझ आए कि ये कंसेप्ट वर्क कैसे करता है। ओके गाइज तो मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊँगी, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि मैं इसमें ओनली मैं कंसेप्ट की बात करूँ, कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करूँ, और जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन ऐड किया वो सिर्फ इसलिए किया है कि आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाए और जो क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व करके देखना आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है अगर आपको फॉर्मूला समझ आ गया, फॉर्मूला कैसे बनता है वो सब समझ आ गया तो वैल्यू पुट करनी है और सिर्फ उसको और आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ ये वर्क कैसे करता है। ओके इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम टाइम में आप रिवीजन के टाइम पे सिर्फ कंसेप्ट करना चाहोगे तो आप फटाफट से रिवीजन कर सकते हो सिर्फ ये वीडियोस देख के, और जो प्रैक्टिस की बात रही वो हम अलग वीडियो में करेंगे। ओके अब देखो गाइस इसमें आपको ये
दे रखी है इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने जब भी आपको बताया था, P1 आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू पुट करके। ऐसे ही आप ये भी देखते हो कितने नंबर ऑफ शेयर हमें रिक्वायर्ड है इशू करने के लिए। ओके, तो लास्ट में हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल देंगे। अब देखो गाइज, इसमें हमने 2 केसेस लिए हैं। नंबर 1 में हम ले लेना है कि अगर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी जब डिविडेंड पे किए जाएं, ठीक है, तो उसके बेस पे हम फॉर्मूले पुट करके निकाल देंगे वैल्यू। अब देखो यहाँ जब आप पुट करोगे, आपको खुद से क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 लाख रुपीज़। अब सेकंड केस होगा कि जब आप डिविडेंड पे नहीं करें, डिविडेंड पे नहीं करें, तो यहाँ पे जब डिविडेंड कहीं भी लिखना होगा तो आपने क्या लिखना है, 0 लिख दोगे। ओके, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके। तो यहाँ पे भी देखो वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी क्या आई, सेम आई, दैट इज 5 लाख। अब आप देख सकते हो डिफरेंस क्या, कि मीन्स अगर आपने डिविडेंड पे किए हैं तभी 5 लाख वैल्यू है, और डिविडेंड पे नहीं किए तब भी क्या है, 5 lakh rupees value. Okay, hence whether dividend are paid or not paid, the value of the firm remains the same. Okay guys, सो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो, कि आपको कंसेप्ट समझ आए हैं या नहीं आए? अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। एंड गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कंटिन्यूसली सीखते रहें मेरे साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।